तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें मेनली आज हमें पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जिन्हें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी पे और फिर उस तरह से रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। तो पहले तो हम इनिशियली तो खाली मेटल्स की बात ही कर रहे हैं, सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग फिर से दोबारा टेकअप करेंगे। तो अभी लिख दीजिए आगे, as temperature is increased, as temperature is increased, CRMS of electrons increases, इलेक्ट्रॉन्स का CRMS बढ़ जाता है। जो रैंडम स्पीड का CRMS है ना, जो हीट के चैप्टर में पढ़ा था, CRMS इज इक्वल टू √3 वाला, तो टेम्परेचर के बढ़ने से CRMS बढ़ेगा, मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीजेस। दो कॉलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जिसे फ्री पाथ कहते हैं, वो फ्री पाथ तो अभी भी सेम है, पर स्पीड बढ़ गई तो वो डिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन जल्दी तय कर लेंगे। लिख दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज स्टिल द सेम। Distance between two successive collisions is still the same, but time between two collision decreases. जो टाइम है दो collisions के बीच में वो डिक्रीज हो जाता है। तो एक प्रकार से जो टाउ है, जो डिस्टेंस अपॉन CRMS होगा, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/√T। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, टेम्परेचर increases, relaxation time decreases। ये मैं खाली मेटल्स की बात कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और मुझे असर रेजिस्टिविटी पे सोचना है। तो मैं रो का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, m/ne² tau। और मेटलों में मुझे पता है टेम्परेचर के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन के मास पे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के मास पे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता। ये n जरा ध्यान देने लायक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसमें भी फर्क नहीं पड़ता, ये अलग से लिख दीजिए। In metals, as temperature increases, important point है, 2 स्टार लगा लीजिए। In metals, even if the temperature increases, the free electron density remains same. जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है m/ne² tau, और जो n है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला डेंसिटी इंटू Na/x/m हमने देखा था, डेंसिटी इंटू Na/x/m, तो उसमें भी सारी चीजें कांस्टेंट ही हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने से मेटल्स में n चेंज नहीं होता, हालांकि डेंसिटी थोड़ी चेंज होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, Na सेम है, x सेम है और m सेम है, पर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, बट दैट इज नेग्लिजिबल। ऐसा लिख दीजिए, ये जो n है इसका फॉर्मूला है dNA/x/m। इसको हमने वैलेंसी लिया था, ये एवोगैड्रोस नंबर था, ये मोलर मास इन kg था, और ये डेंसिटी था। As temperature increases, density decreases, but the change is negligible. और बेसिकली ये जो n जो है वो मेटल्स के लिए कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया भी, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं थी।
इसकी कोई जरूरत नहीं थी अदरवाइज, पर ये अलग से इंपॉर्टेंट है कि मेटलों में टेम्परेचर के बढ़ने से भी एन पे फर्क नहीं पड़ता। बस एनीवे तो अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो जो मेन चीज बची वो है टाउ। तो लिख दीजिए as temperature increases tau decreases and therefore rho increases। इसलिए मेटलों में टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है इन मेटल्स में ये समरी हो गई हमारी। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। आप खाली रेजिस्टिविटी के बारे में ही मत बोला करें, वो टेम्परेचर के चेंज होने से आप जब भी रिवाइज करें दोनों की बात करें, रेजिस्टिविटी की भी और कंडक्टिविटी की भी, वरना किसी एक की आदत पड़ जाती है और वो थोड़ी सी गड़बड़ करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कंडक्टिविटी कम होगी। ये थोड़ा, अब तो कॉलिजन्स बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन्स बढ़ेंगे, और कॉलिजन्स इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये अब ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर से अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इन मेटल्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड रो अपॉन सिग्मा, ये क्या फर्क पड़ेगा, इसमें बढ़ेगा कि घटेगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट। ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो उस वजह से भी तो आंसर बढ़ेगा। दोनों ही कारणों से आंसर बढ़ेगा। मैंने इनका प्रोडक्ट मांगा होता तो शायद आंसर आता अनचेंज, पर रेशो मांग लिया है, प्रोडक्ट अनचेंज रहता, रेशो मांग लिया है, तो अलग से जब तक आप इसे नहीं लिखोगे और यहाँ फील करोगे उसको कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया है, अपने आप को पूरा अप्लाई किए बगैर ही हम आंसर दे देते हैं, पूरा ट्राई ही नहीं करते, अपने आप को पूरा अप्लाई किए बगैर आंसर दे देते हैं। इसमें आंसर है डेफिनेटली बढ़ेगा, दोनों कारणों से, ड्यू टू बोथ द रीजन। अब इसके बाद आगे ये बोलिए कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर राइज above 0 degree centigrade, for small temperature rise above 0 degree centigrade, the resistivity जो रो है, resistivity increases linearly with temperature, resistivity increases linearly with temperature। अगर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है तो, और वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बोला है, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली विद टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ती है। लीनियरली को अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ती है। देयरफॉर चेंज इन रेजिस्टिविटी कैन बी गिवन बाय सम दिस फार्मूला, चेंज इन रेजिस्टिविटी कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला। ये डेल्टा रो है, ये चेंज इन रेजिस्टिविटी है, ये रो जीरो जो है वो रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री है। अल्फा इज अ कांस्टेंट called temperature coefficient of resistance। Alpha is a constant called temperature coefficient of resistance, और डेल्टा टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा भी बोल सकते थे। ये वैसे ही कुछ डिस्कशन है जैसे थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा थीटा, हीट के चैप्टर में थर्मल एक्सपेंशन, वही डिस्कशन है ये। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है कि 0 डिग्री केल्विन पर है। तो बात सही है आपकी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि ये रेजिस्टिविटी एट रो जीरो जो है
ये रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे आप 3 स्टार दे दीजिए। ये केल्विन नहीं है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 केल्विन पे तो हम जानते हैं सब्सटेंसेस सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। 0 केल्विन पर तो ये करीब करीब 0 ही हो जाता है सभी सब्सटेंसेस के लिए। ऐसा लिख दीजिए, एट 0 केल्विन या नियर 0 केल्विन substances become superconductors. Most of the substances become superconductors. So their resistivity becomes 0. इनकी resistivity 0 बनेगी। ये 0 केल्विन पे यहाँ इस पूरे डिस्कशन में केल्विन में कुछ भी नहीं होता है कायदे से, क्योंकि आप किसी रेजिस्टेंस को रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं। जो ज्यादा एप्लीकेशन है किसी रेजिस्टर की, किसी डिवाइस की, वो रूम टेम्परेचर पे है। 0 केल्विन में घुस के आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए सब कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में ही होगा। दिस इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर है, तो हाँ वो किसी में भी हो सकता है। बीइंग चेंज इन टेम्परेचर इट कैन बी इन डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। ये सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। डेल्टा थीटा तो सेंटीग्रेड में भी उतना ही होगा और केल्विन में भी उतना ही होगा, ये तो चलेगा। पर ये ध्यान रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पूरे डिस्कशन के इसके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे यहीं से वार्निंग लिख दीजिए आप। तो इन ऑल न्यूमेरिकल्स pertaining to this type of discussion, even in thermal expansion, जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए और हम करेंगे pertaining to this formula, all the calculations will be in centigrade. All the calculations will be in centigrade. यहाँ सब कुछ सेंटीग्रेड में होगा क्योंकि हम इसको रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं। तो फिर डेल्टा टी जो है ना, डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर, जो डेल्टा टी है वो फिर एक्चुअली T2 माइनस T1 है, तो वो T माइनस 0 है, T माइनस 0 है, क्योंकि T1 तो मैं यही ले रहा हूं ना इसके रिस्पेक्ट में। T1 is always 0, so delta T is equal to T डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जो T1 है वो 0 है क्योंकि मैं जो रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी में चेंज नाप रहा हूँ वो इसके रिस्पेक्ट में नाप रहा हूँ। देखो जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो ऑफ कोर्स अगर टेम्परेचर में ज्यादा राइज होगा, अगर टेम्परेचर में राइज ज्यादा होगा तो हाँ रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा होगा, पर साथ में वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, रो 0 पे। पहले से ही अगर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो फिर उसमें चेंज इन रेजिस्टेंस और भी ज्यादा होगा। अगर पहले से ही रेजिस्टेंस ज्यादा है तो चेंज इन रेजिस्टेंस और ज्यादा होगा, इसलिए रो 0 का भी टर्म आया। जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होती वो खाली इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी, और वो इनिशियल रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। लिख दीजिए फिर से, चेंज इन रेजिस्टिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रेजिस्टिविटी। इनिशियल रेजिस्टिविटी फिर अब यहां से हम अल्फा की डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ अल्फा, डेफिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा इज डेल्टा रो अपॉन रो 0 into 1 by delta t. अल्फा है डेल्टा रो अपॉन रो 0 into 1 by delta t. So ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, ये है या रेजिस्टिविटी, ये है ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो दिस इज फ्रैक्शनल change in resistivity per unit rise in temperature, per unit rise in temperature। और टेम्परेचर के बाद मैं जितनी बार हो सकेगा अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मैं टेम्परेचर की बातें डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहा हूं। per unit rise in temperature, change in resistivity upon original resistivity। So this is fractional resistivity per unit rise in temperature। डेल्टा टी को जब मेरी मर्जी आएगी टी लिखूंगा, बेसिकली ये डेल्टा टी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हुई अल्फा की, ये तो सिमिलर टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 अपॉन
टेम्परेचर बचेगा, और 1 टेम्परेचर यानी सेंटीग्रेड या केल्विन। अल्फा यूनिट ऑफ अल्फा जो है ना, अल्फा की जो यूनिट है वो है 1 टेम्परेचर, इसलिए 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की जो यूनिट है वो 1 टेम्परेचर की है, तो 1 केल्विन, ये तो कैंसिल हो गए, ये भी रेजिस्टेंस, इसके यूनिट रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टिविटी है, डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे, खाली ये बचेगा 1 टेम्परेचर। ये टाइम नहीं है, वो ध्यान दीजिए, ये टेम्परेचर है। हमें अगर कभी न्यूमेरिकल में अल्फा की वैल्यू दी जाती है, लिख दीजिए इफ इन न्यूमेरिकल अल्फा इज गिवन एज 0.00273 पर केल्विन, सपोज ये दी जाती है, अल्फा की वैल्यू सपोज किसी न्यूमेरिकल में आपको ये दी गई है 0.00273 पर केल्विन, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए अल्फा इज 0.00273 पर केल्विन, वो क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन पर डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको 0 आंसर सेम आएगा, आपको बोलना है कि आंसर सेम आएगा, लिख दीजिए आंसर विल बी सेम। पर सेंटीग्रेड में और पर केल्विन में फर्क नहीं पड़ता, कोई कन्वर्जन करना ही नहीं है, और 273 से अगर मैं डिवाइड भी करूंगा तो भी वहां पे कुछ फाइनली 1 बचेगा, कोई कन्वर्जन करना ही नहीं है मुझको, कोई कन्वर्जन करना ही नहीं है। जब चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई न्यूमेरिकल्स के लिए, अल्फा की वैल्यू अगर पर केल्विन में दी है तो आप उसे पर डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करेंगे और वैल्यू बराबर होती है उनकी। हम तो यहाँ सब कुछ सेंटीग्रेड में और पर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहते हैं, हम तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहते हैं सब कुछ। बाय चांस अगर उसने पर केल्विन में दिया है तो आपको बोलना तो एक बार पड़ेगा कि यार मेरे को पर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, हालांकि वैल्यू दोनों की सेम होगी। पर डेल्टा थीटा है ना, अपॉन में आ रहा है डेल्टा थीटा, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, वेरिएशन ऑफ रो विद टेम्परेचर, रो वर्सेस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, ये रो 0 है, लीनियर ग्राफ है, क्योंकि रो टी का फॉर्मूला है रो 0, मतलब मैं अब इसमें ये डिफाइन कर देता हूं, पहले डिफाइन कर देते हैं, रेजिस्टिविटी एट अ टेम्परेचर टी, ये तो मुझे रो टी चाहिए, दैट इज रो 0 प्लस चेंज इन रो। ग्राफ बनाना है तो पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मुझे रो वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, यहाँ टी टेम्परेचर है और केल्विन कैपिटल टी इसीलिए नहीं लिख रहा हूं, कैपिटल टी इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सेंटीग्रेड में है, कैपिटल टी होता तो मैं केल्विन में लिखता, ये स्मॉल टी लिख रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा इसकी सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं, इसीलिए भी शायद थीटा नहीं बोला, स्मॉल टी बोला, ताकि आपको ये ध्यान रहे ये कैपिटल टी तो है ही नहीं है, केल्विन में तो है ही नहीं। तो रो टी है रेजिस्टेंस प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टिविटी है पुराना प्लस चेंज, और जो चेंज है वो है रो 0 अल्फा टी, तो रो टी इज इक्वल टू रो 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये है। और अगर ग्राफ बनाना है तो ऐसे ही रहने देता हूं मैं, ये y एक्सिस पे हो गया, ये c हो गया, ये m हो गया और ये x हो गया, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लीनियर ग्राफ है क्योंकि ये चेंज लीनियर है, नया रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू पुरानी रेजिस्टिविटी प्लस चेंज, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये पूरी चीज n है, ये x एक्सिस पर बनाया है, ये y एक्सिस पर बनाया है और ये प्लस c है, ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिए यहां मैंने डेल्टा टी की जगह टी ही लिख दिया है बस,
क्योंकि मुझे मालूम है मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहा हूं। ये ग्राफ लीनियर है। अगर और हायर टेम्परेचरों पे हम जाते ना, अगर हम हायर टेम्परेचरों पे जाते तो ये ऐसा लिख दीजिए, हायर टेम्परेचर्स द ग्राफ बिकम्स नॉन लीनियर। At higher temperatures, the graph becomes non-linear and rho t, इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाती है। रेजिस्टिविटी हायर टेम्परेचर पे, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हो जाए ना, तो फिर ये वेरिएशन हम लीनियर नहीं ले सकते। बहुत ही छोटे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, मे बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आप ये ग्राफ लीनियर ले सकते हैं। उसके बाद ये ग्राफ नॉन लीनियर बन जाता है, उसके बाद नॉन लीनियर बन जाता है, शायद बीटा टी स्क्वायर में और तेजी से बढ़ता है, फिर रेजिस्टिविटी शायद और भी तेजी से बढ़ती है, फिर ये नॉन लीनियर बन जाता है, टी स्क्वायर आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा बढ़ेगा, थोड़ा इस तरफ झुकेगा। ये खैर ये वाली बात हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें तो रो से तभी तक मतलब है जब उसका वेरिएशन, जब तक उसका वेरिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लीनियर है। ओके, अब रेजिस्टिविटी की जगह मैं रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। अब मैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे आ जाता हूं। फाइनली अल्टीमेटली हम लोग ज्यादातर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अब यही हेडिंग दे दीजिए, फिर से हेडिंग दे दीजिए दोबारा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पहले टेम्परेचर डिपेंडेंस की हमने बात की थी, अब है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो बेसिकली आर का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। तो बस मैं कहना चाहता हूं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू रो, एल बाय ए इज अ कांस्टेंट। गिवन स्पेसिमेन के लिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो एक्चुअली अगर मेटेलिक वायर की बात कर रहा हूं तो एल भी बढ़ता है, एल भी बढ़ता है और ए भी बढ़ता है, एल भी बढ़ता है और ए भी बढ़ता है, और ये दोनों ही चेंज नेग्लिजिबल हैं, और खैर आप वैसे भी इनका रेशो ले रहे हो, तो ओवरऑल ये चीज शायद कांस्टेंट मानी जा सकती है। मेटलों के लिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एल बाय ए कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ओके, एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली, और हम उन अप्रोक्सीमेशंस और सिंप्लीफिकेशंस के साथ ही पढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट फिजिक्स तो हम पढ़ ही नहीं सकते इस स्टेज पे, हमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ेंगे, तब जाके डिस्कशन हम लोग के बस की होगी, वरना एक ही चैप्टर में 1 साल लग जाएगा। एनीवे, अब इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, डेल्टा रो के बारे में फॉर्मूला था रो नॉट अल्फा टी या डेल्टा टी शुरू में, तो इसी तरह डेल्टा आर का फॉर्मूला आएगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये इसको लिख लीजिए। मतलब अब मैं रेजिस्टिविटी के नाम से जो मैंने डेरिवेशंस किए थे वो मैं रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ूंगा, और ये ज्यादा यूज के होते हैं, ये ज्यादा काम के। रेजिस्टिविटी वाली बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी रेजिस्टेंस वाली बात है। इससे अल्फा को मैं लिखना चाहता हूं डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय आर नॉट 1 बाय आर। मैथ्स की भाषा में मैं इसे लिखना चाहता हूं 1 बाय आर डी आर बाय डी टी। कभी कभी ये काम आ सकता है, कभी कभी ये काम आ सकता है, अगर उसने खुद रेजिस्टेंस की इक्वेशन टी के टर्म्स में दे दी है और फिर कहता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, तो ये आपको सिंपल छोटा सा एक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी यानी डी आर बाय डी टी। ठीक है, ये एक स्टार दे दीजिए और उसके बारे में लिख दीजिए कि दिस विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन resistance is a function of temperature. The equation of resistance has been given in terms of temperature. ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड में है, इसके छोटे टी से लिख रहा हूं। ये रिलेशन आप तब यूज कर पाएंगे जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, मैं तो यहाँ क्वेश्चन दे ही सकता हूँ आपको ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं
कि आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, यही सवाल है, यही। या इसको ए और बी कर देता हूं, ये ए और बी है, और कहता हूं फाइंड अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय आर, और वो एक्चुअली आर जीरो ही है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसे ये लिख दिया था, ये आर जीरो ही है, जो भी यहाँ आर होगा वही है, ये 1 बाय आर जीरो, अल्फा इज 1 बाय आर जीरो, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब डी डी टी ऑफ आर जीरो 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इतना ही। तो अल्फा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 2bt, ये हो गया। अल्फा है 1 बाय आर इंटू डी आर बाई डी टी, 1 बाय आर इंटू डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी निकालिए, मतलब यहाँ पे एक्चुअली चेंज करना पड़ेगा लगता है थोड़ा सा, ऐसे ही रहने दीजिए, जनरल फॉर्मूला यही है, ये रेजिस्टेंस दिया है इसने, फाइंड अल्फा, अल्फा है 1 बाय आर डी आर बाई डी टी, 1 बाय आर में मैं पूरा लिखूंगा, एक्चुअली 1 बाय आर में ये पूरा लिखूंगा, फाइंड अल्फा। तो आंसर है, सॉल्यूशन है, अल्फा इज 1 बाय आर डी आर बाई डी। तो आर की जगह में ये पूरा लिख लूंगा, एक्चुअली खाली आर जीरो नहीं आएगा, 1 प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये हो गया। और अब डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी में आएगा आर जीरो, और फिर ये तो जीरो हो जाएगा, और ये बचेगा ए, और ये बचेगा 2bt। अब एक्चुअली अल्फा का आंसर आ जाएगा ये a प्लस 2bt अपॉन 1 प्लस ए टी प्लस 2bt स्क्वायर। तो हाँ, ये दिखने में थोड़ा दमदार हो गया, इसमें 2 नहीं आएगा, सॉरी 1 प्लस bt स्क्वायर। करना केवल इतना सही है, 1 बाय आर इंटू डी आर बाई डी टी, और आर पूरा जो है, पूरा एक्सप्रेशन यहाँ उतर जाएगा, आर का पूरा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ उतार लिया जो उसने दिया, ये आर ही है, आर नॉट नहीं है, ये वाला जनरल एक्सप्रेशन है आर का, ठीक है। ये आर नॉट अपने आप कैंसिल होंगे बाद में, पहले आपको आर की यहाँ पूरी एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो अल्फा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिख लीजिए, एट हाई टेम्परेचर्स अल्फा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स पे अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड करने लगता है। At high temperatures, alpha depends on temperature. High temperatures पे alpha temperature पे depend करता है। Otherwise, alpha temperature पे depend नहीं करता है। For linear variation, alpha is independent of temperature. जो linear variation होता है उसके लिए अल्फा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर, बट अल्फा इज अ कांस्टेंट। लिख दीजिए, द न्यू रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, द न्यू रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। द न्यू रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट अल्फा डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो पहले शायद मैंने अल्फा का नाम दिया होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब अब मैं नया रेजिस्टेंस देखता हूं, मैंने आपको बेसिकली अल्फा की डेफिनेशन दी है अभी, तो ये हालांकि ये पढ़ाया था बस कि जो डेल्टा आर है वह आर जीरो अल्फा डेल्टा टी
अब ये तो अब इससे RT ले लेता हूं, R0 प्लस डेल्टा, R0 प्लस डेल्टा। ये प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है ये भी सोचना पड़ेगा। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से मेटलों में रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से मेटलों में रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए मैं प्लस डेल्टा R लगा नहीं तो मैं यहाँ माइनस लगाता। तो ये R0 प्लस R0 अल्फा T हो गया, तो RT हो गया R0 R at T, इसका मतलब है R at T is equal to R at 0 जरूर 0 डिग्री सेंटीग्रेड into 1 प्लस अल्फा T। ये जो रिलेशन है ये वैसा ही जैसे थर्मल एक्सपेंशन में आप पढ़ते हैं A0 into 1 प्लस अल्फा T। ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था और ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, काफी यूजफुल है, काफी यूजफुल। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो चेंज इन R की बात कर रहा है, चेंज इन R की बात कर रहा है कि नए R की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 300 केल्विन पे, 300 केल्विन पर रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर is 1 ohm, resistance of metallic wire is 1 ohm, अल्फा की वैल्यू दी है 0.00125 पर केल्विन, per Kelvin, then find the temperature at which R is equal to 2 ohms. इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं, जिनमें से 2 तरीके अप्रोक्सीमेट हैं या गलत हैं, एक ही तरीका इसका एग्जैक्ट। और क्योंकि ऑप्शंस पास पास हैं, एक तो ये ऑप्शंस पास पास हैं, ऊपर से 2 ऑप्शन सेंटीग्रेड में, 3 ऑप्शन सेंटीग्रेड में और 1 केल्विन में है, वो भी ध्यान देंगे। आपकी टेंडेंसी होगी कि ये सेंटीग्रेड में तो शायद आप इसको सेंटीग्रेड में लेंगे, ये पॉसिबल है कि ये यहाँ दिक्कत दे जाएगा। फिर ऑप्शंस पास पास हैं, एक मेथड इसका हो सकता है कि आप लिखो RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T। RT को आप ले लो 2 और R0 को आप ले लो 1 और इसको बोलो 1 प्लस अल्फा इंटू T। तो ये आया 1, 2 by 1 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T। ये तो 1 माइनस 1 0 ही हो गया, ठीक है सर 2 by 1 2 होगा ना, 2 by 1 2 होगा, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 इज अल्फा T और T is 1 by alpha, so this is 1 2 3 4 5 upon 125। इसमें से 1 2 3 4 5। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि जो पर केल्विन में वही पर सेंटीग्रेड में, और मुझे यहाँ सब पर सेंटीग्रेड में चाहिए। तो ये आया 800 और फिर आया डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसमें गलती ये है कि मेरे को यहाँ T नहीं है, डेल्टा T है, ये डेल्टा T है, ये डेल्टा T है, ये T2 माइनस T1 है। जो T2 माइनस T1 आ रहा है वो 800 आ रहा है सेंटीग्रेड में, और जो T1 है वो भी आप सेंटीग्रेड में लाइए, जो T1 है वो भी आप सेंटीग्रेड में लाइए। ये हो गया 27 इज इक्वल टू 800, तो T2 इज इक्वल टू 827। जो T1 है वो 300 केल्विन दिया है, ठीक है। ऐसी कुछ गलती हो जाती है, पहले तो ये T नहीं है, एक्चुअली तो डेल्टा T है, क्योंकि अब यहाँ ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में हम बातें नहीं कर रहे हैं। और एक और भी गलती है कि R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ी ना 1 ओम रेजिस्टेंस है, 300 केल्विन पे 1 ओम है। R0 की वैल्यू 1 ओम है ही नहीं। जो मेथड आपने सजेस्ट किया मैंने उस हिसाब से सॉल्व किया और आपको इसमें अपनी गलतियां समझ में आई। वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि हियर R0 is not equal to 1 ohm। 2 गलतियां हुई इसमें। R0 is not equal to 1 ohm because R0 is the resistance at 0 degree centigrade, not at 27 degree centigrade। R0 is the resistance at 0 degree centigrade,
नॉट एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा ये ध्यान दीजिए कि फिर एक्चुअली जब दो टेम्परेचर्स की बात हो रही है, पुराना एक टेम्परेचर दिया और नया टेम्परेचर मांगा है, तो तुम इसे डेल्टा टी ही लिखोगे, तुम इसे टी नहीं लिखोगे। एक ऑप्शन 800 डिग्री सेंटीग्रेड था और अगर मैं डेल्टा टी निकालूं तो वो 800 आ रहा है, इसलिए उसने पहला ऑप्शन 800 बना के दिया था कि कोई अगर डेल्टा टी निकाल देगा और बस यहीं से अगर देखेगा एक ऑप्शन उसे दिख रहा है जो उसका आया, अगर एक ऑप्शन में है भी तो ये भूल जाता है कि आगे भी कुछ करना था। गलती ये हो गई कि R0 को हमने 1 लिया जबकि R0 1 नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू 1 है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 नहीं होगा। और दूसरी बात है कि डेल्टा टी लेना है, डेल्टा टी लेना है, टी नहीं, ये टी नहीं है, फॉर्मूले में डेल्टा 2 है। तो मेथड 2 तुम एक काम करो कि R2 को लिखो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 और R1 को लिखो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T1। ऊपर वाली गलती से हम समझ गए, मेथड 1 की हम गलती से समझ गए कि भाई हमको तो ये R0 के टर्म्स में ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये R0 नहीं हो सकता। तो मैं दोनों इक्वेशंस R0 के टर्म्स में लिखता हूं और इन्हें डिवाइड कर देता हूं, तो अब ये खत्म ही हो गया। R0 जब सवाल में उसने मुझे दिया ही नहीं था, तो ज्यादा अच्छा यही है कि मैं एक इक्वेशन से काम ना करूं, दो इक्वेशंस बनाऊं और एलिमिनेट करूं अननोन को। एक इक्वेशन से काम ना चलाएं, लिख दीजिए कि फॉर्म 2 इक्वेशंस एंड एलिमिनेट R0 व्हिच हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन। R0 अगर सवाल में नहीं दिया है तो आप उसे एलिमिनेट करिए। अब R2 बाय R1 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T। और अभी हमें बायनोमियल लगा के इसे लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे बायनोमियल लगा के लिख सकता हूं R2 बाय R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस अल्फा T1। ये नीचे से जब ऊपर जाएगा ना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई जो होता है ना बायनोमियल में, वो आप जानते हैं 1 प्लस एक्स माइनस वाई होता है। 1 प्लस एक्स माइनस वाई तो 1 प्लस अल्फा T2 और माइनस अल्फा T1 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 है, तो ये भी डेल्टा टी। तो अब R2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ऐसा मेरी प्रॉब्लम ये थी पिछले मेथड में कि यहाँ R0 मैंने ले लिया था, जबकि R0 लेने का मुझे कोई हक नहीं है। इसको मैं R0 नहीं कह सकता क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं है। तो मैं अब फॉर्मूले में R1 ले आया, इसे तो मैं R1 कह सकता हूं, ये R1 है और ये R2 है ये, तो मैं फॉर्मूले में R1 ले आया। R1 तो जब तक R0 अगर उसने सवाल में डायरेक्टली नहीं दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस बोल के R0 नहीं दिया है, तब तक तो मैं ये इक्वेशन यूज करने का कोई हक नहीं। हाँ, उसने किसी एक टेम्परेचर पे एक रेजिस्टेंस दिया है और किसी नए टेम्परेचर पे दूसरे रेजिस्टेंस की बात की है, तो हाँ ये रिलेशन चल जाएगा। आप R1 के टर्म्स में अपनी इक्वेशन बना सकते हैं, पर R0 के टर्म्स में अपनी ऐसी आप इक्वेशन नहीं लिख सकते। गॉट इट? अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो R2 की वैल्यू है 2, R1 है 1 इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा तो मैं अल्फा ही लिखने देता हूँ भी, और ये डेल्टा टी जो है वो है T2 माइनस 27, और ये सेंटीग्रेड में चलेंगे सब, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस 27। तो 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T2 माइनस 27, और अल्फा इज इक्वल टू T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, और ये अभी हमने देखा ही था 5 अपॉन 125, हाँ ये 800 देखा ही था। तो अब इससे T2 आ गया 827 डिग्री सेंटीग्रेड। ये शायद मैंने सेकंड ऑप्शन दिया था, पर ये भी गलत है। ये भी मतलब गलत तो नहीं, पर ये अप्रोक्सीमेट है, लिख दीजिए इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर
because binomial has been applied. It is an approximate answer because binomial has been applied in while solving. ये approximate answer है क्योंकि आपने इसको solve करने में binomial का सहारा लिया है और options काफी close हैं and options are pretty close. So we will have to go for an exact method. हमें exact method के लिए जाना होगा. Options काफी करीब हैं और ये एक approximate method है, इसलिए हम और बेटर मेथड भी ट्राई करते हैं. इससे तो ये हमारा आंसर आ ही गया. हमने एक नया रिलेशन बना लिया था R1 के टर्म्स में. R0 के टर्म्स में तो ये मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस R0 नहीं है. हाँ, ये R1 है. अब फिर मैं एग्जैक्ट मेथड की बात करता हूं क्योंकि ऑप्शंस बहुत करीब हैं. अब फाइनली एग्जैक्ट मेथड. एग्जैक्ट मेथड है इक्वेशंस तो तुम ऐसे ही बनाओ पर बिना बाइनोमियल के सॉल्व कर दो. R2 को तो तुम ऐसा ही लिखो, ऐसा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में तो ऐसे T2 लिख सकता हूं, और R1 को तुम ऐसा ही लिखो, ऐसा. जब तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो ये चेंज इन टेम्परेचर विद 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसे डेल्टा T लिखने की जरूरत नहीं. R2 है तो मैं इसे T2 लिख सकता हूं और R1 है तो मैं इसे T1 लिख सकता हूं. अब मैंने डिवाइड कर देता हूं. R2 by R1 is equal to 1 plus alpha T2 upon 1 plus alpha T1 पर बाइनोमियल नहीं लगाता. अगर ऑप्शंस क्लोज हैं तो फिर मैं बाइनोमियल नहीं लगाता हूं. तो 2 is equal to 1 plus alpha T2 upon 1 plus alpha T1. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं. 2 plus 2 alpha T1 is equal to 1 plus alpha T2. 2 minus 1 इधर 1 हो गया. 1 is equal to alpha T2 minus 2 alpha T1, है ना. 2 minus 1 1 हो गया is equal to alpha T2 minus 2 alpha T1. So 1 is equal to alpha कॉमन ले लेता हूं. T2 minus 2 T1 आ गया आपके पास. अब जो 1 by alpha आ गया वो T2 minus 2 into 27 हो गया. ये 1 by alpha मुझे पता है, ये 1 lakh upon 125 है. ये T2 minus 54 हो गया. ये 800 plus 54 is equal to T2 हो गया. T2 की वैल्यू आ गई 854 डिग्री सेंटीग्रेड. T2 की वैल्यू आ गई 854 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी पहला आंसर आपने दिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत हो गया. दूसरा ऑप्शन आपने दिया 827 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी गलत है. ये चेक करते हैं सेंटीग्रेड में, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा. इसको चेक कर लेते हैं कि जो 854 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें केल्विन वाला कन्वर्जन फैक्टर देख लेते हैं तो क्या होगा. ये 7 हो गया, 5 और 7 12 और ये 11 हो गया. ये इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर 1127 केल्विन इज द एग्जैक्ट आंसर. ठीक है. ये अगर सेंटीग्रेड में है तो T1 आपने सेंटीग्रेड में डाला है तो T2 भी सेंटीग्रेड में है. आंसर 854 डिग्री सेंटीग्रेड है. 854 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने केल्विन वाला चेक करके देखा कि कहीं केल्विन में तो आंसर मैच नहीं कर रहा. ये आपको क्वेश्चन एक दिया है. T1 पे रेजिस्टेंस R1 है और T2 पे रेजिस्टेंस R2 है. T1 जरूर डिग्री सेंटीग्रेड में है, T1 पे रेजिस्टेंस R1 है और T2 पे रेजिस्टेंस R2 है. अल्फा और R0 आपको निकालने हैं. दो इक्वेशंस दिए हैं, मतलब दो अननोन हैं और दो एक जैसी इंफॉर्मेशन दो बार दी है. अगर एक जैसी इंफॉर्मेशन एक बार दी है तो जरूर दो इक्वेशंस बनेंगे और आप उन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे. मुझे एक जैसी दो जानकारियां दो बार दी हैं, मतलब एक ही इक्वेशन में मैं ये दो डेटा पुट करूंगा और दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनाऊंगा. जो मेरी पहली इक्वेशन बन रही है वो है R1 is equal to R0 into 1 plus alpha T1 और जो दूसरी इक्वेशन बन रही है वो है RT. ये अगर मैं यहाँ R0 लिख रहा हूं ना तो फिर मैं इसे डेल्टा T की जगह खाली T लिख सकता. अगर कुछ और लेता R2 is equal to R1 को बेस बनाना होता
तो फिर मुझे डेल्टा टी लेना पड़ता है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये R2 है और ये R1 है तो मुझे यहाँ T2 माइनस T1 लेना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल वाले मेथड। बेटर तो यही है तुम यही एग्जैक्ट वाले मेथड को ही प्रेफर करो। अब क्या है, इनमें से ये तुम्हारी वन इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो R0 एलिमिनेट हो जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। R1 by R2 is equal to 1 plus alpha T1 upon 1 plus alpha T2, मल्टीप्लाई कर देता हूं। R1 plus R1 alpha T2 is equal to R2 plus R2 alpha T1। अब मुझे अल्फा चाहिए तो मैं अल्फा के सारे टर्म्स एक साथ ले लेता हूं। R1 minus R2 is equal to R2 T1 minus R1 T2, और ये अल्फा हो गया, और इस तरह से अल्फा की आंसर कुछ आ जाएगा R1 minus R2 upon R2 T1 minus R1 T2। पर हमें इसे याद नहीं करना है, मेथड हमें इसे निकालना आता है। इसी तरह से अब मैं इस अल्फा को वापस इसमें डाल दूं तो मेरा R0 निकल आएगा, पर हम उसे बेसिक से ही एक बार करना चाहते हैं। हम इसको बेसिक मेथड से ही निकाल के देखते हैं, मतलब शुरू से एलिमिनेट करके देखते हैं। मैं यहां पर, अब मुझे R0 निकालना है तो अल्फा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को तो तुम ऐसा लिख लो, R1 by R0 minus 1 is equal to alpha T1, और दूसरी इक्वेशन को तुम ऐसा लिख लो, R2 by R0 minus 1 is equal to alpha T2। और अब चाहो तो इन्हें डिवाइड कर दो, अब डिवाइड कर दो, क्योंकि अब डिवाइड करोगे तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। R1 by R0 minus 1 is equal to alpha T1, R2 by R0 minus 1 is equal to alpha T2। अब मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूं ताकि अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो R1 minus R0 upon R0 upon R2 minus R0 upon R0 is equal to T1 by T2, और ये कैंसिल हो गया। और ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे, कर लेते हैं। R1 T2 minus R0 T2 is equal to R2 T1 minus R0 T1, ठीक है। और मैं सारे R0 के टर्म्स उस तरफ ले जाता हूं, R1 T2 minus R2 T1 is equal to R0 T2 minus T1। इससे R0 निकल आया, कुछ R0 निकल आया R1 T2 minus R2 T1 अपॉन T2 minus T1। याद तो हमें इसे भी नहीं करना है। हाँ, देखा इक्वेशन बनते हुए हमने, और एलिमिनेट कैसे हो रहा है, हाँ ये स्टेप जरूर काम का है कि ये एलिमिनेट कैसा हो रहा है। अगर R0 को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर दो, और अगर R0 निकालना है, अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो अल्फा वाले टर्म यहाँ प्रोडक्ट में बचने चाहिए कुछ, दोनों साइड। इस तरह से रीअरेंज, अल्फा निकालने वाली बात हमें काफी काम आएगी। ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है T1 पे रेजिस्टेंस R1 है, T2 पे रेजिस्टेंस R2 है, तो T3 पे रेजिस्टेंस बताइए। अब यहाँ आप यही कहेंगे कि साहब मैं इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके पहले R0 निकालूंगा और अल्फा निकालूंगा, और फिर मैं R3 की इक्वेशन में इनको पुट कर दूंगा। ये आपके दिमाग में मेथड घूम रहा है, ये गलत है, हम ये नहीं करेंगे। मतलब लेंदी है, गलत तो नहीं है। आप इन दो इक्वेशनों की मदद से पहले R0 और अल्फा निकालिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हाँ आंसर सही आ जाएगा। पर we have got a better method। उतने लेंदी स्टेप्स में तो काफी सारा टाइम लगेगा, वो यूजलेस है। बेटर मेथड देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, और लीनियर ग्राफ में आप जानते हैं
दो पॉइंट पे हम स्लोप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और यहाँ tan थीटा और यहाँ tan थीटा इक्वेट कर दीजिए। ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DE है। तो ट्रायंगल ABC में और एंड ट्रायंगल CED में tan थीटा को इक्वेट करिए। तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका पर ये है, ये साइड है, ये वाली साइड है R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पूरा है R3 और ये R2। ये DE जो है वो है R3 माइनस R2 और ये जो बेस है ये है T3 माइनस T2। ये इस इक्वेशन की मदद से R3 निकल आएगा। अगर ये लीनियर रिलेशन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ के हिसाब से वेरी कर रहा है तो उतना कचरा करने की जरूरत नहीं है। फार सिंपलर मेथड एंड वेरी फास्ट मेथड ये हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, किसी भी लीनियर वेरिएशन के लिए वैलिड है। हम इसे बहुत कम यूज करते हैं, बट जहां भी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, चाहे वो ओरिजिन से गुजरे चाहे साइड से गुजरे, इंटरसेप्ट हो उसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस में, जहां भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो वहां आप ये कर सकते हैं। अगर दो बार जानकारियां दी हैं और तीसरा कुछ मांगा है ना, v = u + at में हम इसे कर सकते हैं। वो t1 पे बोलेगा वेलोसिटी v1 है, t2 के बाद बोलेगा वेलोसिटी v2 है और t3 के बाद कहेगा वेलोसिटी v3 कितनी है वो बताओ। तो इनमें डायरेक्ट ये रिलेशन लिखते हैं। इसको एक्चुअली करने की जरूरत भी नहीं है, v3 अननोन है ना, तो v3 के बाद जो आपका मन है यहाँ लिख दो। चलो v1 लिख देता और इधर v1 माइनस v2 लिख देता, कुछ भी जो मेरा मन आ रहा है, बस करस्पॉन्डिंग टाइम्स यहाँ डाल दूंगा, t3 माइनस t1 और t1 माइनस t2। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस करस्पॉन्डिंग टाइम उठा के इसके सामने v3 के सामने t3, v1 के सामने t1, t1 के सामने t1, v2 के सामने t2। कोशिश मैंने ये की है कि जो अननोन है मेरा वो एक ही बार आए। v3 अननोन है ना, तो एक ही बार आए। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर माइनस v1 को यहाँ लगे प्लस v1 कर दूंगा। जो मेरा अननोन है वो कोने में बैठा है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में इधर कोने में बैठा है, एक ही बार। अननोन ऊपर भी आता और नीचे भी आता तो कैलकुलेशंस थोड़ी लेंथी होती। दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ R3 एट T3। जब भी whenever the equation is of the form y is equal to mx plus c, this can be done। ऑलराइट, तो अब हम यही करेंगे। एक बात तो पक्की है कि अगर 125 पे टेम्परेचर चाहिए, वो इन दोनों के बीच आता है, तो रेजिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में लाया करेगा। ठीक है, मेंटली तो मुझे दिख रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज के लिए रेजिस्टेंस में चेंज 0.3 है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज के लिए रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा, मैं मेंटल मेथड कर देता हूं। हालांकि अपन इसे ज्यादा पसंद करते नहीं है, those who are gifted to do it naturally वो इसे कर सकते हैं। आप बोलिए फॉर टेम्परेचर चेंज ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड the resistance changes by 0.3 ohm। Therefore for a temperature change, अब इसको 125 पे चाहिए ना, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए और डेल्टा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सो रेजिस्टेंस चेंज विल बी 0.3 का आधा 0.15 हो। तो मैं डायरेक्ट मार सकता हूं R at 125 is equal to R0 plus delta R for 25, R0 नहीं R100, delta R for 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो R at 125 इज इक्वल टू R at 100, उसने 5 ओम दिया है, और 25 के चेंज के लिए 25 के लिए 0.15 का चेंज होगा, तो 0.15 5.15 ओम्स इसका आंसर। ये है मेंटल मेथड, ये है इसका मेंटल मेथड। अब हम इसको पूरे फॉर्मूले से लिख के सॉल्व करते हैं। अब पूरे फॉर्मूले से लिख के सॉल्व करते हैं। R at 125 minus R at 100 upon R at 150 minus R at 100, यही वाला ले लो। तो यहाँ आ जाएगा 125, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा 100। R at 125 मुझे निकालना है, माइनस R at 100 इज इक्वल टू 5 ओम अपॉन R 150 को उसने दिया मुझे 5.3 माइनस 5, और ये तो मुझे पता है अब 25 अपॉन 50, तो ये 1/2 हो गया। R 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.5, 5.3 माइनस 5 ऊपर ले गया, तो ये 0.3 हो गया, 0.3/2 यानी 0.15, और R 125 हो जाएगा 5.15 ओम, इसका करेक्ट आंसर है। वो मेथड्स तो बिल्कुल यूजलेस थे कि आप पहले R0 निकालिए और फिर अल्फा निकालिए और फिर थर्ड में इक्वेशन में पुट करिए। जहां आपको 3 इक्वेशन बनानी पड़ती हैं पूरी फिजिक्स में, वहां शायद आप गलती कर रहे हैं। चेक कर लीजिए कि क्या रिलेशन y इक्वल टू mx प्लस c का है। अगर कहीं 3 इक्वेशन बना के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आप शायद गलती कर रहे हैं। चेक कर लीजिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो फिर उस मेथड की जरूरत नहीं है। tan थीटा इक्वेट करिए 2 अलग अलग पॉइंट पे, आंसर आ जाएगा। और ये पक्का है कि जो टेम्परेचर है वो इन दोनों के कहीं बीच में, समवेयर, मे बी ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 140 है तो मुझे पता है इनके बीच में है और 5.3 के करीब है। I can always probably make out the range of the expected answer। 5.6 टाइप का तो आंसर तब आता अगर मैं आपसे कहता 200 पे बताओ, तो आंसर 5.3 से बड़ा आता। अगर मैं कहता आप मुझे 80 पे बताइए रेजिस्टेंस, तो आंसर 5 से थोड़ा कम आता। ये आपके पास हमेशा रेजिस्टेंस की एक्सपेक्टेड रेंज इसमें हमेशा रहेगी, जरूर चेक करिए। समझ रहे बात को? टेम्परेचर अगर कह रहा है कि 99 डिग्री पे बताओ तो इससे थोड़ा सा कम, और 300 पे बताओ तो इसका डबल नहीं हो जाएगा, एकदम से डबल नहीं हो जाएगा, हाँ इससे थोड़ा ज्यादा होगा। चेंज इन रेजिस्टेंस अलग से लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। Change in resistance is proportional to change in temperature, but resistance is not proportional to temperature. Resistance is not directly proportional to temperature. Resistance is not directly proportional to temperature. अगर मैं आपसे यहां ये मानता कि आप मुझे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस बताइए, तो आप सीधे सीधे 5.3 का डबल नहीं कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, निकाल लेते हैं। अगला पार्ट लिख दीजिए, अज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन। पता नहीं वहां तक लीनियर वेरिएशन है भी कि नहीं। अज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अबव डिस्कशन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसे वापस मेंटली मेंटल होना चाहते हैं आप, तो बोलिए जब चेंज 50 डिग्री का है, जब ये 50 डिग्री का है तो ये 0.3 का है, तो जब ये 3 टाइम्स होगा, जब ये 150 डिग्री का चेंज होगा, 150 का चेंज है ना, तो ये 0.9 होगा, तो 5.3 प्लस 0.9, हाँ 6.2 ओम इसका सही जवाब। 50 के चेंज के लिए ये चेंज 0.3 का है, और मेरे को 300 का पूछा है, 300 यहाँ से 150 का चेंज, तो 150 के चेंज के लिए टेम्परेचर 0.9 होगा। चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। और अदरवाइज तो मुझे मालूम है R at 300 माइनस R at 100, मैं हमेशा ये सबसे छोटा वाला लिया करूंगा, अपॉन R at 150 माइनस R at 100 इज इक्वल टू 300 माइनस 100 अपॉन 150 माइनस 100। ठीक है,
R at 300 मुझे निकालना है। R at 100 is 5 ohm, ये 5 ohm है। R 150 5.3 है, minus 5 है। This is equal to 2 upon 20 upon 15. It is equal to 4 by 3. So R 300 minus 5 is equal to 4 by 3. ये 200 हो गया और ये खाली 50 हो गया। ये 300 minus 100 200 हो गया और ये 50 हो गया। 200 by 50 ये 4 बचा। 4 को इधर लाके मैं 0.3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 1.2 हो जाएगा। तो R 300 हो जाएगा 5 plus 1.2, हाँ 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही मेथड, सही आंसर। यहाँ पे हल्की सी मैंने कोशिश की स्टेप्स तेज करने की और यही गलती हो गई। अगर सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ही ये गारंटी शायद होगी कि सिली मिस्टेक ना हो। मेरे हिसाब से स्टेप्स आपके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, तब अपन बच पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ये अब हम आगे एक थ्योरी का डिस्कशन आपको करा रहे हैं। अल्फा फॉर मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर्स एंड अलॉयज। मतलब बस केवल ये बताना चाहते हैं कि किनका अल्फा पॉजिटिव होता है और किनका अल्फा नेगेटिव होता है। तो हर बार इस फॉर्मूले से डिस्कशन करेंगे, इस फॉर्मूले से हर बार डिस्कशन करेंगे। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ कम हो जाता है, क्योंकि टाउ प्रोपोर्शनल टू 1/रूट टेम्परेचर था। तो मेटल्स के बढ़ने से, मेटल्स में टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ कम हो जाता है और इसलिए रो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आरटी ज्यादा आएगा। आरटी विल बी ग्रेटर देन R0 और फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा कुछ। तो ये आंसर केवल तभी बड़ा आ सकता है, या RT का आंसर R0 से बड़ा केवल तब आ सकता है जब ये प्लस वाकई प्लस रहे। यानी हम लोग ये बोलते हैं कि मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है। फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो RT R0 से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये एक्चुअली वास्तव में पॉजिटिव ही है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आप जानते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का नंबर बढ़ जाता है। तो सबसे डोमिनेंट असर जो पड़ता है ना वो इस पे पड़ता है, N फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी, जो चार्ज को कैरी कर रहा है, N इंक्रीजेस। इन पे भी फर्क पड़ता है टाउ वगैरह पे, पर ज्यादा बहुत डोमिनेटिंग असर इसका हो जाता है। तो N बढ़ जाता है तो रो डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर डेंसिटी है, आयंस वो बढ़ जाते हैं तो रो कम हो जाता है। तो इसका मतलब RT इज लेस देन R0। इक्वेशन तो मैं न्यूमेरिकल्स के लिए अभी भी वही यूज करना चाहता हूं, और अगर हम चाहते हैं कि RT कैलकुलेशन से कम आए, अगर हम चाहते हैं कि RT की वैल्यू कैलकुलेशन से कम आए, इसका मतलब ये अल्फा जरूर नेगेटिव होगा, तभी ये आंसर छोटा हो रहा होगा। तो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा नेगेटिव है। और सेमीकंडक्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स की थ्योरी में ही आपको पूरा पर्याप्त समझ में आएगा, पर सेमीकंडक्टर्स में भी हम ये बोलते हैं एक्चुअली सबसे ज्यादा फर्क N पे पड़ता है। सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उसमें जो चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन और होल्स, मतलब सेमीकंडक्टर में ऐसा लिख सकते हैं, as temperature increases more bonds break, बॉन्ड टूट जाते हैं, releasing more electron hole pair,
बेसिक बात यह है कि n इंक्रीजेस, बस इसी का असर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और n इंक्रीजेस तो कुल मिला के बात यह है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, मतलब अल्फा नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट्स का और सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है। इनके थोड़े बहुत रीजंस भी ध्यान रख लें, क्वेश्चन थियरी के हिसाब से भी ठीक है। मेटल में टाउ पे फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन के मास पे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे तो कभी फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चे। ये जो रेजिस्टिविटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n टाउ। तो मेटल पे खाली ये टाउ पे फर्क पड़ता है मेटलों में, बाकी सब जगह n पे फर्क पड़ जाता है। टाउ पे भी बाकी केसेस में फर्क पड़ता है, पर मेटल का n पक्का कांस्टेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेचर के बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटलों में तो नहीं चेंज होती, इलेक्ट्रोलाइट में भी ये बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर में भी बढ़ जाता है। तो सेमीकंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा नेगेटिव कहलाता है। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं बेसिकली फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले, कार्बन या जर्मेनियम या सिलिकॉन। कार्बन तो वैसे इंसुलेटर की श्रेणी में जाता है। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में बस लिख दीजिए सिलिकॉन जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है सिलिकॉन जर्मेनियम, और मेटलों के लिए कॉपर वगैरह, कॉपर और एल्यूमिनियम। जो मेटल ज्यादा यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो कॉपर और एल्यूमिनियम है, और जो सेमीकंडक्टर में ज्यादा मटेरियल्स यूज होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। और फोर्थ उसके बाद हम लिखते हैं अलॉयज में। अलॉय तो बनाए ही इसलिए गए हैं कि इनका अल्फा इस तरह से बनाए जाते हैं कि अल्फा अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाए, अल्फा अप्रोक्सीमेटली जीरो आ जाए। कोई भी अलॉय हो, मेटालिक अलॉय, इनका अल्फा अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। स्लाइटली पॉजिटिव होता है वैसे, पर खैर स्लाइटली पॉजिटिव होता है ये बात शायद किसी भी काम की नहीं है। अल्फा इज नेग्लिजिबल, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से इन मटेरियल्स के रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। लिख दीजिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ अलॉयज। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस आर मेड अप ऑफ अलॉयज because their resistance will not change with temperature. उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस अलॉयज के बनाए जाते हैं, उनका अल्फा लगभग जीरो है, तो उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होगा ही नहीं। अगर रूम टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है मान लीजिए, तो जब वायर में करंट भेजेंगे और वायर थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद भी इसका रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। जब आप किसी वायर को लैब में एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। अगर मेटल होगा तो उसका नया रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको कैलकुलेशंस में। और जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस हैं इनमें जो वायर होता है एक्सपेरिमेंटल वायर वो अलॉय का बना होता है, ताकि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। उसको स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी का रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ वायर व्हेन अ करंट इज पास इन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ड्रॉ IV ग्राफ। ड्रॉ IV ग्राफ ऑफ मेटालिक वायर। ये मेटालिक वायर है ऐसा ही हम मान के चलेंगे, नहीं तो हमें बताते। लिख दीजिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। और अगर एक IV ग्राफ है तो इसका जो स्लोप है, क्योंकि y एक्सेस अपॉन x एक्सेस की क्वांटिटीज में होता है, वो I/V है, वो 1/r। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगा, और R इंक्रीज होगा तो स्लोप डिक्रीज होगा। ये आपको अपने डायग्राम में इनकॉर्पोरेट करना है। यानी इनिशियली तो कुछ ऐसा ही बनेगा, फिर थोड़ा सा स्लोप कम होते हुए दिखा दीजिए, बहुत माइनर जरा सा स्लोप कम कर दीजिए। उन्हीं बातों पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है। T2 minus T1 is proportional to, ये
वी आई ग्राफ दिखाया है, वी आई ग्राफ यानी जिसका स्लोप रेजिस्टेंस होता है। कह रहा है टेम्परेचर T1 पे ये एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा है और T2 पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 90 माइनस थीटा है, और स्लोप यानी कि रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर के साथ चेंज होने से रेजिस्टेंस की इक्वेशन आपको आती है, RT is equal to R0 into 1 plus alpha T। पहली बात तो मेरा यही कहना है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ is equal to resistance। तो यहां जो रेजिस्टेंस है ना, अगर यहां रेजिस्टेंस R1 है पहले, तो R1 is equal to tan थीटा और R2 is equal to tan 90 माइनस थीटा, पूरी वैल्यू इनकी यही है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। यहां जो स्लोप है वो यहां रेजिस्टेंस है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, प्रोपोर्शनैलिटी की कोई चक्कर नहीं, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ये है, और यहां जो स्लोप है वो पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस है। तो R1 को मैं ये भी लिख सकता हूं, R1 is R0 into 1 plus alpha T1 and this is equal to tan theta, और R2 को मैं ये भी लिख सकता हूं, R0 into 1 plus alpha T2 and this is equal to cot theta। और इन लोगों ने T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शनैलिटी की बात की है, तो मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। अगर ये मैं माइनस करूं तो R0 प्लस R0 अल्फा T2 माइनस R0 अल्फा T1 इज इक्वल टू cot थीटा माइनस tan थीटा। यहां तक कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां तक कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, और R0 अल्फा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये इस समय जो स्लोप है यानी tan थीटा वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, जिसे मैं ये भी लिख सकता हूं T1 पे रेजिस्टेंस है, और इस समय जो स्लोप है, स्लोप के लिए तो एंगल हमेशा यहां से देखते हैं x एक्सिस से, यहां जो स्लोप है ये पूरा का पूरा R2 है, जिसे मैं ये भी लिख सकता हूं वो cot थीटा है, और मेरे को T2 माइनस T1 का टर्म लाना है, इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दी। यहां आ गया R0 अल्फा, ये अल्फा है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, अल्फा इनटू T2 माइनस T1, हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा इनटू 2, तो ये हो जाएगा 2 cot 2 थीटा। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी मांगी है तो फिर बाकी सबको हम हटा देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी मांगी है तो मैं R0 अल्फा को भी हटा देता हूं और इस 2 को भी हटा देता हूं। अगर प्रोपोर्शनैलिटी मांगी है तो मैं जानता हूं T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू cot 2 थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी मांगी है तो मैंने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। ये डिस्कशन अब हमें करना है, इंपॉर्टेंट है। अल्फा इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब पहला जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है एट इसका जो R0 है, इसका जो R0 है मान लेता हूं चलिए R1 है, इसका R0 जो है वो मैं मान लेता हूं R1 है, और इसका अल्फा अल्फा 1 है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है इसका जो R0 है वो मैं मान लेता हूं R2 है, और इसका अल्फा अल्फा 2 है। तो इन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, मुझे इक्विवेलेंट अल्फा चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि एट टेम्परेचर T
R1 becomes R1 dash and R2 becomes R2 dash। और मुझे ये तो पता है कि सीरीज में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता है। सपोज ये 3 ओम था, सपोज ये 3 ओम था और ये 4 ओम था, इसका मतलब R1 प्लस R2 पहले 7 ओम था, तब मुझे देखना है वही 7 ओम बढ़ के कितना हो गया है। मैं R1 डैश की इक्वेशन तो बता सकता हूं, R1 डैश है R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T1, टेम्परेचर तो T है। R2 डैश जो है वो भी ठीक है, R2 इंटू 1 प्लस अल्फा, ये अल्फा 2T ऐसा ले लिया। अब मैं ये R1 डैश प्लस R2 डैश तो सीधे मैं R इक्विवेलेंट डैश कहना चाहता हूं, और इसका मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं जो पुराना सीरीज रेजिस्टेंस था ना, इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी, ऐसी इक्वेशन बनाना चाहता हूं। मैं अब नए रेजिस्टेंस को R1 डैश प्लस R2 डैश लिख के वही सब वापस लिख दूंगा तो कोई मजा नहीं होगा, कुछ नया मुझे मिलेगा ही नहीं। जो नया रेजिस्टेंस है, अगर ये 3 का मान लीजिए कुछ 3.1 हो गया है और ये 4 का 4.1 हो गया है, तो हाँ ये जो 7 था वो 7.2 हो गया है। तो R1 डैश की अगर यही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी और R2 डैश की यही इक्वेशन यहाँ लिख दी तो मुझे कुछ भी नया नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नया रेजिस्टेंस है मेरा, क्योंकि मुझे तो ये देखना है कि जो 7 का जो रेजिस्टेंस था वो 7.2 किस अल्फा से होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है पर रिजल्ट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। इस R1 डैश की जगह मैं लिख रहा हूँ R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1T और R2 डैश की जगह लिख रहा हूँ R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2T, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ ये R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू T है। ये R1 की नई वैल्यू है और ये R2 की नई वैल्यू है, और ये अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ये होता, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ये होता, शुरू में तो रेजिस्टेंस इन दोनों का ये था ना, तो यही मान लीजिए कि आपके पास इनिशियली ऑलरेडी ये अगर 3 ओम्स है और ये 7 ओम 4 ओम्स है, तो आप मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक 7 ओम्स का रेजिस्टेंस था। अब उस कंपोजिट वायर का अल्फा इक्विवेलेंट क्या हो ताकि इस फॉर्मूले से भी जो नया रेजिस्टेंस आए वो इन दोनों के सम के बराबर आए। समझ रहे? मैं R1 डैश प्लस R2 डैश की इक्वेशन को अगर R इक्विवेलेंट डैश लिख दूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। आप ये मानिए कि इनिशियली जो रेजिस्टेंस था 7 ओम, वो अगर 7.2 होना है तो उसका अल्फा कितना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। R1 प्लस R1 अल्फा 1T प्लस R2 प्लस R2 अल्फा 2T इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस वापस ये कॉमन ही ले लिया मैंने R1 प्लस R2 अल्फा इक्विवेलेंट इनटू T। मुझे ये R1 और R2 कैंसिल कराने थे तो मैं फिर से T कॉमन ले लेता हूं। अगर T कॉमन ले लूंगा तो R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इनटू अल्फा इक्विवेलेंट इनटू T। ये T और T कैंसिल कर दिया तो अल्फा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इस रिजल्ट को बस डेरिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, डेरिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर दो वायर सीरीज में जुड़े हैं, अगर दो वायर सीरीज में जुड़े हैं तो अल्फा इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला होगा। ये याद करना तो आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो थोड़ा सा और भी ज्यादा टफ है और बिल्कुल क्लियर लिख दीजिए नॉट इम्पॉर्टेंट। डेरिवेशन मैं तो एक बार कर रहा हूं आपके सामने, पर आपको इसे दोबारा करने की शायद कोई जरूरत नहीं है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है। अगर ये पैरेलल में जुड़े हैं और R1 बढ़ के R1 डैश हो चुका है और R2 बढ़ के R2 डैश हो चुका है, तो आप पुराना R इक्विवेलेंट जानते हैं, आप R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। आप R इक्विवेलेंट डैश की इक्वेशन लिखेंगे शायद,
ठीक है, मुझे यही देखना है। मान लीजिए R1 जो है वो 3 ओम्स है और R2 जो है मान लीजिए 6 ओम्स है, तो पुराना एक जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम्स है। तो मैं ये देख रहा हूँ 3 वाला बढ़ के कितना हो गया टेम्परेचर T पे, 6 वाला कितना हो गया, और 2 वाले को इनिशियल रेजिस्टेंस जिसका 2 होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके हिसाब से आने के लिए अल्फा इक्विवेलेंट कितना होगा। तो शुरुआत तो मैं यहीं से कर रहा हूँ, 1/r इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r2 डैश। 1/r1 डैश तो मुझे पता है, यह है r1 into 1 plus अल्फा t1 अल्फा 1t, और r2 डैश मुझे पता है r2 into 1 plus अल्फा 2t। ठीक है ना, जो r1 से r1 डैश हुआ, जो r1 से इतना है, ये r1 डैश है और ये r2 डैश है। अब सारा ध्यान केवल यहां होना चाहिए, ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस था ना, ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो ये था, दिस इनटू मुझे 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू टी लिखना चाहिए। बस ये सबसे क्रूशियल बात है। इनिशियल रेजिस्टेंस को हमेशा आपको 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू टी से लिखना चाहिए। अगर आपको कभी भी नया चाहिए तो इनिशियल जो भी था उसका कॉम्बिनेशन का या अकेले का, उसको 1 प्लस अल्फा टी लिखो। तो इस सिस्टम का तो इनिशियल ये था, इसको 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू टी लिखना है। यही सबसे क्रूशियल स्टेप है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं ज्यादा, बस बायनोमियल लगानी है। आपको एक ही बात समझनी है कि अगर ये पहले 3 था और ये 6 था तो ये पहले 2 था, अब वो 2 बढ़ के नया कितना होगा, उसके लिए मैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो 2 को ही बताऊंगा ना। पुराना 2 था और फिर अल्फा इक्विवेलेंट से मैं उसका नया निकाल लूंगा। ये खास स्टेप है बस। और अब इसमें हम बायनोमियल लगाएंगे, मतलब ये अल्फा काफी स्मॉल होते हैं, इसलिए अल्फा टी भी काफी कम होता है, इसलिए बायनोमियल लगाई जा सकती है। पर इसीलिए हम ये भी कहेंगे कि क्योंकि आप कैलकुलेशन में बायनोमियल लगा रहे हैं तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो अब लगाते हैं बायनोमियल यहाँ पे। इसको मैं पहले R1 प्लस R2 ऊपर ले चलता हूं, और ये हो जाएगा R1 R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस, ये मैं R1 नीचे रख रहा हूं, इसका 1 माइनस अल्फा 1t अपॉन R1 कर देता हूं, प्लस 1 माइनस अल्फा 2t अपॉन R2 कर देता हूं, अप्लाइंग बायनोमियल। है ना, इसको भी मैं फिर ऐसा ही लिख लेता हूं, R1 प्लस R2 तो ऊपर जा ही रहा है अपॉन R1 R2, और इसको भी ऊपर ले चलो 1 माइनस इक्विवेलेंट इनटू टी, ऐसा। ठीक है, और क्योंकि हम बायनोमियल लगा रहे हैं आंसर विल बी अप्रोक्सीमेट, आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा पर चलेगा शायद। बायनोमियल लगा रहे हैं, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा। अब मैं इसको तो अभी यही रहने देता हूं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, हो जाएगा R2 माइनस R2 अल्फा 1t प्लस R1 माइनस R1 अल्फा 1t, ये अल्फा 2 है, सॉरी ये अल्फा 2 है। ठीक है, और अपॉन में यहां बचेगा R1 R2, तो ये R1 R2 कैंसिल हो गया। अब इसको भी ओपन कर देता हूं मैं, हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू टी इनटू R1 प्लस R2, तो नीचे लिख लेता हूं R1 प्लस R2, ये 1 से हो गया, माइनस इस पूरे R1 प्लस R2 को मैंने अब इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर ही आ रहा है R1 प्लस R2, ये प्लस है, और R1 प्लस R2 माइनस, मैं t कॉमन ले लेता हूं, तो आगे R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1, तो पहले तो ये कैंसिल हो गया,
उसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, उसके बाद टी भी कैंसिल हो गया। चलो एक स्टेप लिख लेता हूं, इंटू टी इक्वल टू टी इंटू R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1। अब ये टी कैंसिल हो गए और अल्फा इक्विवेलेंट का आंसर आ गया R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1 अपॉन R1 प्लस R2। बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। डेरिवेशन में एक ही की पॉइंट था, ये इक्विवेलेंट जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराना इक्विवेलेंट इनटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू थीटा करेंगे अपन। आर इक्विवेलेंट डैश की इक्वेशन सीधे पुराने आर इक्विवेलेंट से लिखेंगे। R1 डैश की इक्वेशन पुराने R1 से लिखी थी, R2 डैश की इक्वेशन पुराने R2 से लिखी थी, तो आर इक्विवेलेंट डैश की इक्वेशन पुराने आर इक्विवेलेंट से लिखेंगे। केवल यही एक बात है कि आर इक्विवेलेंट डैश की इक्वेशन पुराने आर इक्विवेलेंट से हम डायरेक्टली लिखेंगे। फिर बाइनोमियल लगाई, थोड़ा सा सॉल्व किया, अल्फा इक्विवेलेंट का यह आंसर आ गया। ये अल्फा इक्विवेलेंट की समरी हो गई। खाली आपको ये समरी ही याद करनी है, बस खाली समरी याद कर लीजिए। और स्पेशल केस में ये लिख लेते हैं इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर ये दोनों ही बराबर हैं तब तो फिर अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 दोनों में आ जाएगा। अगर R1 और R2 बराबर हैं तो अल्फा इक्विवेलेंट ऑर्डिनरी एवरेज बराबर आ जाएगा। R1 और R2 की बराबर है, तो ये एक बार पेपर में आया हुआ है, 2011 के जेई में आया था और उसके बाद फिर कभी तो भी मेडिकल में भी आया कि अगर ये दोनों बराबर हो तो अल्फा इक्विवेलेंट कितने होंगे। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 अप्रोक्सीमेटली, एक केस में अप्रोक्सीमेटली, एक केस में एग्जैक्ट। तो एक कॉपर वायर है और एक जर्मेनियम वायर है, सीरीज में कनेक्टेड है। अल्फा कॉपर का तो पॉजिटिव होता है, प्लस ए है, और जर्मेनियम शायद सेमी कंडक्टर है, उसका अल्फा नेगेटिव है, बी माइनस बी। Find the ratio of their initial resistances so that equivalent resistance of the series combination of the two wires is independent of temperature। इनको सीरीज में जोड़ें, फिर टेम्परेचर कितना भी बढ़ाएं, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। फाइन। एक तरीका तो इसका यह हो सकता है कि आप अल्फा इक्विवेलेंट को 0 ले लो। अल्फा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर टेम्परेचर का फर्क ही नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस अगर बढ़ ही नहीं रहा, तो उसका अल्फा इक्विवेलेंट 0 है। तो सीरीज में इसको मैंने 0 लिख दिया, तो अल्फा 1 R1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 R2। सो R कॉपर अपॉन R जर्मेनियम, ये उनके इनिशियल रेजिस्टेंसेस है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 बाय अल्फा 1, यानी माइनस बी अपॉन ए। सो इनके इनिशियल रेजिस्टेंसेस का रेशियो ये आ गया बी बाय ए। ये तो एक मेथड हुआ, ये तो एक मेथड हुआ। इनके सीरीज में है ये, तो इक्विवेलेंट अल्फा को 0 डाल दीजिए। और फिर ऑफ कोर्स मेथड 2 ये हुआ कि जरूर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जितना कॉपर में चेंज बढ़ रहा है रेजिस्टेंस, उतना जर्मेनियम का कम हो रहा है। मेथड 2 ये कहता है डेल्टा आर फॉर बोथ इज सेम। जितना एक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है उतना दूसरे का कम हो रहा है। डेल्टा आर होता है R0 अल्फा डेल्टा थीटा, ये सेम है। और टेम्परेचर में चेंज तो हम दोनों के लिए सेम कर रहे हैं दोनों, तो फिर बस R0 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अल्फा आ गया। इसलिए R कॉपर अपॉन R जर्मेनियम, ये इनके इनिशियल रेजिस्टेंसेस हैं, इज इक्वल टू अल्फा जर्मेनियम अपॉन अल्फा कॉपर। कोई भी मेथड कर लें, ये थोड़ा मैकेनिकल है, और अगर सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मैकेनिकल मेथड्स बेटर होते हैं। ये थोड़ा लॉजिक लगानी पड़ी कि जितना एक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना दूसरे का घटेगा, मतलब डेल्टा आर दोनों का सेम है, और डेल्टा आर का ये फॉर्मूला मैंने ले लिया। और सेम टेम्परेचर राइज होने पर भी जितना जर्मेनियम का राइज इन टेम्परेचर है उतना ही कॉपर का भी राइज इन टेम्परेचर है।
फिर भी कंबाइंड रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. So this is the story about it. All right, thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.